Day 11. The home stretch begin now. We have mastered the static world. Today, we set the charges in a motion. Welcome to Electrodynamics mission. In the modern world, power is just a concept. It's electricity and magnetism working in a perfect sign. From the Ohm's law basic that every aspirants know to the complex Kirchhoff circuit law and Biot-Savart law that only the official masters. You are covering it all today. We are in the final 5 days. Most of the competition has already burned out. They lack the discipline, they lack the unknown factor, but you are still standing. Let's turn this energy into the result. Listen, day 11, electrodynamics, power on. Let's begin. First is electrostatics. डायनेमिक्स का पार्ट 1 है. ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ये हमें कवर करने हैं. तो समय को बिना गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को. सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो है आपका कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ को कौन नहीं जानता. दो वो चार्ज रखा हुआ है, दो वो सेपरेशन आर पे रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन नाम का दो फोर्स लगेगा एंड फोर्स विल बी 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन. अगर बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, ER को रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम कहा जाता है. और साथ ही साथ वेक्टर फॉर्म अगर पता करना चाहो तो F21 = KQ1Q2 अपॉन R2 - R1 का होल क्यूब इंटू R2 - R1. इफ यू हम लोग Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करना होगा, ये बात ध्यान रखना. एज वी नो डैट हम लोगों ने कहा था चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन Q = NE. यहाँ पे E जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर का चार्ज होता है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. E = KQ/R² न्यूटन पर कूलम स्क्वायर. सबसे पहला है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हुए दिखती है. अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है अंदर जाते हुए दिखती है. अगर दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने पे हमें देखती है कि एक दूसरे को रिपेल करने वाली टेंडेंसी गेन कर लेती है. दैट्स वाई हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को एक साथ रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है. नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट नेचर के दो चार्ज को एक साथ रखा तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा. दैट्स व्हाई हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट वी आर सेइंग. इसी के चलते हमें अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है. वी आर मूविंग विथ नेक्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज लाइन चार्ज या फिर चार्ज लाइन. कहने का सीधा मतलब है यही कि आपको एक रॉड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे ये ऊपर से एंगल आपका θ1 बन रहा है और नीचे से एंगल आपका θ2 बन रहा है, और इस रॉड और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका d है. तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो तुम्हारा ध्यान सीधा होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक नहीं दो आएगा. सबसे पहला E परपेंडिकुलर आएगा. E परपेंडिकुलर होता है K λ/, मैं D से R को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है. तो K λ/R इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2. व्हाट अबाउट पैरेलल. तो पैरेलल, अच्छा तुम ये बस ध्यान देना कि आपका ये जो ऊपर वाला होता है, क्योंकि हम लोग किसी भी वेक्टर को अगर देखते हैं ये वेक्टर आपका एंगल थीटा है, तो अगर आपका परपेंडिकुलर हुआ तो आपका मतलब मान लो ये V है तो V साइन थीटा हो जाएगा ना, और ये आपका पैरेलल होगा तो V कॉस थीटा हो जाएगा. एग्जैक्टली दैट इज अ पॉइंट. यहाँ पे ये ई परपेंडिकुलर लिखा हुआ है. ई परपेंडिकुलर लिखा है, इसमें साइन थीटा का टर्म आना ही आना होगा. ये अपना दिमाग में रखोगे तो कभी नहीं गलत होगा. K λ/D साइन θ1 अपॉन साइन θ2. और ई पैरेलल की बात करते हैं तो K λ/D cos θ2 माइनस cos θ1.
इफ यू आर मूविंग विथ सेमी इनफाइनाइट, तो यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या होता है कि एक आपका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री पे चला जाता है और दूसरा एंगल जो आपका θ2 पे, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के केस में आपका जो ई परपेंडिकुलर होता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टी भी कह सकते हैं, और ई पैरेलल जो होता है आपका 0 हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग। मूविंग चार्ज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस के लिए आपके चार्ज रिंग पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैक्सिमम होता है आर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 पे, और मिनिमम होता है आपके 0 पे, सेंटर पे ऑब्वियसली। तो उस केस में आपका जो ग्राफ देखने के लिए मिलेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर नहीं यकीन होता है तो एक सर्कल ले लो, सॉरी एक सर्कल ले लो, इसको यहाँ से काट दो, काटोगे तो ये कुछ ऐसा इसे मोड़ दो और ये आपका ग्राफ बन के तैयार। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क। चार्ज डिस्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे। पहला केस रियली में वाकई में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर केस 2 की बात करें तो अगर डिस्क आपका बहुत बड़ा हुआ या फिर वो पार्टिकल और डिस्क के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हुआ, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये फॉर इनफाइनाइट सीट डिनोट करता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्पेयर। अगर कंडक्टर हुआ तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई अपॉन ई आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का बीच में हम लोग बनाते हैं। अगर सॉलिड कंडक्टर हुआ तो सारे के सारे चार्ज आपके सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस पे आ जाएंगे तो अंदर आपका कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, तो अंदर के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ना R इज लेस देन R, इसका मतलब है कि वो अंदर वाला बात कर रहा है, तो अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका 0 हो जाएगा, और बाहर के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर के केस में अंदर भी चार्ज है आपका और सरफेस पे भी ऑब्वियस होगा, तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड में वो हो जाएगा KQ R अपॉन RQ। मुझे पता है यही कभी नहीं याद होता था कि आर आर क्या करो, तो तुम बस यही याद रखना कि मैंने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिला बस। और इसको अगर रो के टर्म में लिखना चाहते हो तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर बात करते हैं आउटसाइड के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स पे जाके dx लेंथ का एक टुकड़ा पकड़ा जिसपे मुझे dq चार्ज था, dq इज इक्वल टू लेमडा dx होता है, और वहाँ को वैल्यू मैंने पुट कर दो और यहाँ से मुझे पता चला q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो a से लेके b तक, आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पूरे के पूरे रॉड पे। उम्मीद करता हूँ मेरा ड्राइंग कुछ खराब था, माफ करना। नेक्स्ट वन, अगर बात करते हो किसी स्पेयर के चलते, तो स्पेयर आपका एक्स के डिस्प्लेसमेंट एक्स के हिसाब से वेरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो उस केस में सॉरी मैंने ठीक से नहीं सुना, आपका जो इसका डेंसिटी है वो एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो उस केस में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो उस केस के लिए क्यू इनसाइड सबसे पहले निकालोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो के क्यू इनसाइड कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम 0 से लेके आर तक। अब 0 से लेके आर तक डी क्यू इज इक्वल टू रो डी एक्स रो डी वी, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, और डी वी को हम लोग लिख सकते हैं आपका जो के स्पेयर है तो 4 पाई आर की जगह पे मैं एक्स लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको वापस मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फॉर्मूला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सबसे पहली बात साइन को पुट करना विद साइन के साथ। अगर रिंग हुआ तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा वो आपका के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अगर सेल हुआ तो उस केस में इनसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, आउटसाइड के लिए के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, छोटा वाला आर।
इनसाइड के लिए एक बात और बता दो, इनसाइड में आप कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लो, उसके लिए आपका जो पोटेंशियल होने वाला है, कोई भी एक पॉइंट, उसके लिए आपका पोटेंशियल आपका के क्यू अपन बड़ा वाला ही आर होगा। इसीलिए तो जब तक यहाँ से यहाँ तक है बड़ा वाला आर तक आपका कांस्टेंट है, और जैसे ही आउटसाइड का पॉइंट आया ये आपका डिक्रीज होने लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आर इज आपके डिनोमिनेटर पे है। नेक्स्ट वन इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की बात करते हो, इनसाइड के लिए आपका जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू अपॉन 3r³ इंटू 3r² माइनस r²। अगर आपका आउटसाइड के लिए पॉइंट चाहिए तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आउटसाइड के लिए आपका s होगा, मतलब आधा कटा हुआ जो आपका स्फीयर है उसको काट दो और अच्छे से, और इसको थोड़ा मोड़ दो तो ऐसा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, वहां से की क्यू पॉइंट है, वहां से आप एक पॉइंट को यहाँ पे फिक्स पॉइंट पे लाते हो, तो आपको उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी होती है के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 Q2 को अपने साइन के साथ पुट करना होता है। अगर सेल्फ एनर्जी की बात करें तो सेल्फ एनर्जी विल भी आपका कंडक्टर हुआ, तो उस केस में आपका जो इंटरनल एनर्जी होगा के Q² अपॉन 2r। अगर आपका सेल्फ एनर्जी नहीं हुआ तो उस केस में आपका जो इंटरनल एनर्जी होगा 3k² अपॉन 5r। नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन E एंड V। जस्ट गिव मी अ सेक, लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में होगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट, partial differentiation of potential with respect to x I cap plus partial differentiation of potential with respect to y j cap and partial differentiation of potential with respect to j k cap। यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब यही है कि आप मैं x को ही आपका वेरिएबल मानूंगा और y z को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करूंगा। अगर बात करते हैं आपका पोटेंशियल के बारे में, चेंज इन पोटेंशियल कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr का इंटीग्रेट करोगे, और याद रखना नेगेटिव साइन कभी मत भूलना, अगर नेगेटिव साइन भूल गए तो तुम्हारा सवाल भी तुम्हें भूल जाएगा। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपने दो ऑपोजिट नेचर का दो चार्ज रखा, बीच का डिस्टेंस उन लोगों के बीच में मेंटेन रखा, तो यहाँ पे अपना एक डाइपोल जन्म हो जाता है, जो कि इसका फॉर्म होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये वेक्टर साइन का उपयोग करते हैं, ठीक है, और इसको P से भी ये डिनोट किया जाता है, और P इज इक्वल टू QD होता है। अब नाउ वी आर मूविंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी का एक पार्ट है केस वन, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हुए या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हुए या फिर जनरल पॉइंट पे हुआ। अगर एक्सियल पॉइंट पे हुआ तो आपका एक मान एज्यूम करते हुए कि एक शॉर्ट डाइपोल है, तो एक्सियल पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा 2pk अपॉन RQ हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और साथ ही साथ P इज इक्वल टू AQ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आपका अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हुआ तो सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो होगा PK अपॉन RQ हो जाएगा, और ये जो होगा PK अपॉन RQ, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आपके डाइपोल के। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा PK अपॉन RQ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपका tan अल्फा चाहिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। अब पूछोगे भाई tan अल्फा क्या है, क्योंकि मैंने एक डाइपोल ऐसे रखा था तो इसका जो कंपोनेंट लिया तो P cos थीटा P sin थीटा हुआ। अब ये कंपोनेंट जो cos थीटा है P cos थीटा, ये आपके इसमें भी चला गया और इसमें भी चला गया। अब P cos थीटा जो है P sin थीटा में परिवर्तित हो गया, तो बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला था वो भी अब इसके कंपोनेंट में टूट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा और इसके कंपोनेंट में तोड़ोगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा अल्फा, और वो अल्फा पूछ रहा है तुमसे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan θ/2। नेक्स्ट वन इज डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपके ऊपर टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E होता है। SHM बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, और टाइम पीरियड इसमें पूछेगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π अंडर रूट I अपॉन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P डॉट E। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा आपके थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे,
और यू मिनिमम होगा। साथ ही साथ आपका पोटेंशियल जो होगा मिनिमम के केस में आपका नेगेटिव ऑफ पी डॉट ई। अगर अनस्टेबल हुआ तो 180 डिग्री पे आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी देखने के लिए मिलेगा, कितना होगा, पी डॉट ई। अगर थीटा आपका 90 डिग्री हुआ तो उस केस में आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो जीरो दे। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी ए से डिनोट किया जाता है। और ई डॉट इसका एक गॉस लॉ से डिनोट किया जाता है। गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्यू इन साइड क्या डिनोट करता है, तो वो डिनोट करता है कि अंदर वाला चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्ज डिनोट करता है। अच्छा, सॉलिड एंगल का एक चीज फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई अंडर इंटू 1 - cos अल्फा। बस ठीक है, बढ़िया बात है। फिर आता है कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में क्या जानते हो, कंडक्टर के बारे में बस मैं यही जानता हूँ कि इसका जो अगर चार्ज जो भी होता है वो सरफेस में स्प्लिट हो जाता है। दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होता है वो जीरो हो जाता है, और जो बाहर जो होता है ना वी इज कांस्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, फिर कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स, मतलब दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब यही होता है कि आप तब तक वो लोग अपना पोटेंशियल से जब तक अपना वो चार्ज शेयर करेंगे जब तक उन लोगों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। अर्थिंग करने का क्या मतलब होता है, अर्थिंग करने का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल बॉडी का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाए। ये कुछ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, एसएचएम का कुछ पार्ट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है। तो ये दो पार्ट्स आपको याद रहने चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन जो होता है -(ओमेगा²x), और दूसरा जो होता है टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। और यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू -kx, एफ नेट इज इक्वल टू -kx। होप इतना दूर तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं कैपेसिटर, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट 2 होता है। इलेक्ट्रो हाँ, अब बात करते हैं कैसे। तो स्पेरिकल, अच्छा ठीक है, अंदर से ही बात करते हैं। फिर आता है, अब देख लो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है। अब आते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दो तरीके का हो सकता है, एक आइसोलेटेड, मतलब आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस जो होगा वो, कैपेसिटेंस को डिनोट ही ऐसे किया गया क्यू अपन भी। अब क्यू अपन भी अपना पुट करके अपना वैल्यू ला दो बस। हाँ, तो कैपेसिटेंस सी जो होता है एक स्पेयर के चलते कैपेसिटेंस जो होता है वो तो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। दो कंडक्टर होता है, तो दो कंडक्टर के केस में अगर गोला के अंदर गोला है तो कैपेसिटेंस जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन इनका सब्ट्रैक्शन R2 - R1, आर बड़ा अपन आर छोटा। फिर आता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, उस केस में जो होता है कैपेसिटेंस जो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन एल एन, आर बड़ा अपन आर छोटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में क्या जानते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज नथिंग, इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ, दो प्लेट रख दिया जाएगा और वहां पे आपको बोला जाएगा Q1 Q2 क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस सीधे निकालो ना, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मैं तो इसे ऐसे याद करता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। फिर आते हैं, फिर चार्ज एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चार्ज एनर्जी स्टोर जो होता है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्क डन बाय द बैटरी या फिर हीट डिसिपिटेटेड, ठीक है, ये ऐसा बोला जा सकता है। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए। और क्यू इज जो होता है वो सीवी के बराबर हो जाता है। वर्क डन बाय द बैटरी बोल सकते हैं सीवी स्क्वायर, और इंटरनल एनर्जी जो होता है हाफ सीवी स्क्वायर हो जाता है, और हीट डिसिपिटेटेड भी हाफ सीवी स्क्वायर हो जाता है। फिर आता है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेटों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो बिटवीन द फोर्थ प्लेट कैसे होगा, सिंपल। आप फोर्स निकाल दो, तो फोर्स क्या होता है वैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एलोंगेशन जो होगा वो, अच्छा ठीक है, समझ गया, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है हियर। कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, जैसे सीरीज पैरेलल होता है ना रेजिस्टेंस में, उसी का ऑपोजिट सेंस में आपका कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल होता है। मीन्स दैट अगर आप दो वो कैपेसिटर आप सीरीज में जोड़ रहे हो तो उसके लिए सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2। और जो Q होगा वो सी इक्विवेलेंट इंटू वी हो जाएगा। बात करते हैं अगर पैरेलल हो तो सीधे हम लोग जोड़ देते हैं एज अ सीरीज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो सी इक्विवेलेंट C1 + C2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर Q1 निकालना हो तो C1 भी, और Q2 निकालना है तो C2 भी। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर इन अ सीरीज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सी इक्विवेलेंट होगा वो C/N हो जाएगा। अगर वही पैरेलल में होगा तो NC हो जाएगा। ये कुछ फिगर्स हैं जैसे ध्यान में रखना है, जैसे कि देखो
दो और एक आपस में क्या होते हैं, दो और एक जो है आपस में एक डंडे में जुड़े हुए, तो दो और एक को एक डंडा में जोड़ना ही है। तो कैसे जोड़ोगे, एक दो यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे कर दो, ठीक है। कैसे, दो और एक आपस में एक डंडे में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि x तो यहाँ पे है मेरा और y यहाँ पे है, मतलब x और y इन दोनों के बीच में है, x और y के बीच में ही है ना। हाँ, तो x और y के बीच में दो और एक बीच में है, तो यहाँ पे लिख दो एक और दो। और यहाँ से देखा जाएगा तो एक तो ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा यहाँ पे, और एक कैपेसिटर जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में क्या ख्याल है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है सेम केस होता है, बस यहाँ पे बैलेंस होगा, तो इस केस में मैं बोलता हूँ कि C1 और जो आपका C1 है और C4 है वो बराबर होना चाहिए C2 एंड C3 के। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर वाला कैपेसिटर को हटा के हम लोग ऐसा बना सकते हैं। होप ये बातें क्लियर हो गई होगी। बट अगर बात करा जाता है कि अगर मतलब टेक्निक टू अनबैलेंस अनबैलेंस वेट स्टोरेज को अगर सॉल्व करना है, अगर जहाँ पे C1 C4 जो है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, और ये C2 C3 आपस में बराबर नहीं है, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। क्या यूज करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड एंड जंक्शन लॉ। पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या होता है, जो हम लोग एक्स के अराउंड जो होता है, एक्स के अराउंड हम लोग यूज करते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड, मतलब जाने वाले सभी चार्ज का सम बराबर जीरो। वहां पे पहले करंट का सम, यहाँ पे चार्ज का सम, तो Q इंटू सी भी, यहाँ पे ये चीज ऐसे ऐसे लगा दो, और फिर 1 और 2 को सॉल्व करने पे एक्स और वाई निकल जाएगा, और एक्स और वाई जैसे निकल गया, मतलब आप तो हमसे कुछ भी पूछ लो। फिर आते चार्ज शेयरिंग एंड हीट जनरेटर, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, मतलब जेई मेंस का फेवरेट है, फेवरेट। और ये आप याद कर लेते हो तो मतलब क्या ही बोलूं आपका। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। हीट जनरेटेड एंड चार्ज शेयरिंग। तो चार्ज शेयरिंग क्या होता है, पोटेंशियल, मैं तो सिर्फ कॉमन पोटेंशियल बोलता हूँ। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, C1 V1 + C2 V2 अपन C1 + C2, और यही जो आपका हीट डिसिपेटेड होगा वो C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ सम इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। बात करते हैं अगर अपोजिट पोलैरिटी का हुआ दोनों, तो उस केस में जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो C1 V1 - C2 V2 अपन C1 + C2 हो जाएगा। हीट डिसिपेटेड जो होगा C1 C2 अपन ट्वाइस ऑफ सम और V1 + V2 का होल स्क्वायर। होप इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर ये वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहे हैं, तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले लेता है, और उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये ई नेट इज इक्वल टू ई, जो कि नेट होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से था उसमें से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, इसको लिखना कैसे है, तो भाई अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे लोग E/K लिख सकते हैं, और यहाँ पे E माइनस ई इंड्यूस का क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इंड्यूस अपन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम लोग सिग्मा इंड्यूस जो होता है एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 1 - K कह सकते हैं। 1 - 1/K होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो डेंसिटी, इसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्यार से ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं स्लैब इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एक स्लैब घुसेड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर अगर स्लैब मैंने घुसेड़ दिया, कैपेसिटर के अंदर मैंने स्लैब घुसेड़ दिया, तो उस केस में हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, स्लैब घुसेड़ दिया ना, तो आपको वहां पे जो कैपेसिटर का जो न्यू कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा वो होगा का एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, और क्यू इंड्यूस जो होगा वो पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1/1 - K हो जाएगा, और वहां पे जो चार्ज होगा Q इंटू 1/1 - 1 ठीक है, होप इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। अब देखो कंडीशन दो तरीके का हो सकता है, पहला तो अगर पोटेंशियल कॉमन करके फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घुसेड़ रहा हूँ, तो उस केस में जो होगा, उस केस में आपको मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा कि बैटरी कनेक्टेड है, तो उस केस में मैं दो को चीज देखता हूँ, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अब बस और सब बढ़ेगा, मतलब जैसे सी कितने टाइम्स होगा तो के टाइम्स बढ़ जाएगा। व्हाट अबाउट चार्ज, चार्ज भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। इंटरनल मतलब एनर्जी जो होगा वो भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसमें सोचना नहीं होता, के टाइम्स बढ़ जाएगा।
फिर आते हैं अगर चार्ज, मतलब मान लो कि मैंने क्या किया कि उसको मतलब चार्ज कर लिया था, अब उसको हटा दिया मैंने। अब उसके बाद मतलब कि कांस्टेंट चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट चार्ज हो गया तो फिर मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया, तो उस केस में मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा? जो डाई इलेक्ट्रिक वहां पे आपको चार्ज तो कांस्टेंट हो गया भाई, चार्ज अपना कांस्टेंट हो गया। तो चार्ज कांस्टेंट हो गया ना, अब एक चीज बढ़ेगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाएगा के टाइम्स बढ़ेगा, और सब घटेगा। जो पोटेंशियल होगा वो भी बाई के हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई बाई के हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी वो भी यू बाई के हो जाएगी। खूब इतना सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर कैपेसिटेंस फॉर द मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके इसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना होता है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि दिमाग में इसको रखना ही होगा। कैपेसिटेंस फॉर द मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लो कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा जिसका थिकनेस टी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस टी बाई के हो जाता है। और मैं तो इसे ऐसे याद करता हूँ, डी माइनस टी इंटू 1 - 1 अपॉन के। हाँ, फिर आता है अगर मान लो कि ऐसे अगर मतलब दो, मतलब क्या कहते हैं, कैपेसिटर के पैरेलल में ही, मतलब कैपेसिटर के सीरीज में ही जुड़ रहा है, तो मुझे दिख ही तो रहा है ये दोनों सीरीज जैसा ही तो दिख रहा है, इसीलिए मैं सीरीज में इन लोगों को जोड़ दूंगा। तो सीरीज में जोड़ने के तत्पश्चात मुझे ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका डिस्टेंस खाली बदलेगा। क्या होगा? डिस्टेंस आपका खाली बदलेगा, और सब फिक्स का फिक्स ही रहेगा। अगर आप उसको पैरेलली डाल रहे हो तो उस केस में आपका पैरेलल हो जाएगा, ऑब्वियसली देखने से ही लग रहा है कि ये पैरेलल पैरेलल है। तो उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन एरिया बदल जाएगा। तो इस बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा। फिर आगे बढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें ये देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो कैपेसिटेंस विथ वेरिएबल के, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर कैपेसिटेंस विद वेरिएबल के, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा दिमाग में ध्यान देना होगा। जैसे कि एक्स डिस्टेंस पे जाकर डीएक्स थिकनेस का एक स्ट्रिप पकड़ेंगे, स्ट्रिप का जो एरिया होगा ना वो बी डॉट डी एक्स हो जाएगा। ये वाला ही पॉइंट बस ध्यान रखना। स्ट्रिप इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हम लोग को एरिया बढ़िया से मिल जाए। एरिया जो होगा एरिया के हिसाब से चलेगा। क्योंकि याद रखना कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपको ऐसे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस जो होगा और इसका एरिया, बस मुझे एरिया पे ऊपर ध्यान देना होगा, एरिया के ऊपर ध्यान देना। एरिया जो होगा बी डॉट डी एक्स, बस अब मुझे और कुछ नहीं पता। तो डीसी इज इक्वल टू, डीसी क्या हो जाएगा, मतलब छोटा सा कैपेसिटेंस उस स्ट्रिप का क्या हो जाएगा, तो के एक्स इंटू बी डॉट डी एक्स सेलेन नॉट अपॉन डी। अगर अब इसमें से कॉमन पॉइंट निकाल लें उसके बाद इंटीग्रेट कर दो के एक्स इंटू डी एक्स का होल। ऐसा में हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, मतलब पैरेलली हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग इसको एज अ, क्या कहते हैं, सीरीज में मान के चलते, जैसे कि ये बी नंबर में देख सकते हो आप फिगर में, तो इसमें आपको डिस्टेंस डिक्रीज, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से एक डिस्टेंस पे जाके डी थिकनेस का एक स्ट्रिप पकड़ा, जिसका लेंथ जो होगा, जिसका मतलब एरिया जो होगा बी डॉट एल बी ए एल हो जाएगा, और बीच बीच का डिस्टेंस जो होगा वो, तो यहाँ पे डीसी जो होगा के एक्स इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया तो फिक्स है भाई, तो एरिया बी डॉट एल होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा डी एक्स हो जाएगा। और चूंकि ये सीरीज में है तो हमें इसको उल्टा करके फिर लिखना होता है, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर आता है कैपेसिटेंस विद वेरिएबल डायमेंशंस, मतलब कि अगर डायमेंशन को छेड़छाड़ करने पे कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये देखो, ऐसा ये भी एक, ये कैपेसिटर की जिसका के ए वन है, जिसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है, और ये आपका कैपेसिटर टू है जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के टू है। मैं तो इसे ऐसे मानता हूँ, मान लो मैं इसे ऐसे मानता हूँ कि, क्या, कैसे मानते हो? मैं इसको ऐसे मानता हूँ, मान लो कि दो को ट्रायंगल ऐसे, मतलब कैसे यार, रुक जाओ। मैं तो इसे ऐसे मान रहा हूँ कि मान लो ये एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है यहाँ पे, ऐसे। तो ये दोनों मुझे सीरीज में दिखते हैं, दैट्स व्हाई सीरीज में दिखते हैं ना, बस यही मुझे पता करना था। अब एक रीजन में जाकर डीएक्स सीरीज का एक पकड़ूंगा स्ट्रिप, और स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो बी डी एक्स हो जाएगा, जो कि तुमने पहले ही याद कर रखा है। तो छोटा सा जो डीसी वन है, तो उसके लिए के वन बी, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर वाला रेजिस्टेंस सेम हो जाता है ना, तो उस केस में हम लोग बाहर वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा मात्रा में हीट ले सकते हैं, मतलब वो हीट काम का होगा, ठीक है।
बात करते हैं पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सिग्निफिकेशन क्या होता है भाई, तो एक बार समझ लो। 220 वोल्ट और ये 50 वाट देने का मतलब क्या है। 220 वोल्ट मतलब रेटेड वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, और 220 वोल्ट देने का सीधा मतलब ये होता है कि अगर आप 220 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो बल्ब आपका फ्यूज़ कर जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं कि पावर रेटेड के बारे में, तो पावर रेटेड में अगर पावर बढ़ाते हो ना तो आपको ज़्यादा ब्राइट जलेगा। कहने का सीधा मतलब यही है, नोट पॉइंट में यही है, मीन्स दैट बल्ब कंज्यूम 50 वॉट इफ़ 220 वोल्ट आप देते हो उसको। आर बल्ब क्या होगा, तो आर बल्ब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो होगा ऑब्वियसली यहाँ पे पी वी स्क्वायर अपॉन पी, और यहाँ से आप निकाल सकते हो। बात करते हैं ये मोर पावर मोर ब्राइट, ठीक है, ये याद रखना। गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। अब एम मीटर के लिए सीधी सी बात, नो बकवास में अगर सीधा जानना चाहते हो तो कनेक्टेड इन अ सीरीज़, एम मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, और ठीक है, मतलब लूप में क्या किया जाता है, एम मीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है जिससे करंट मापा जा सकता है। आइडियल एमीटर के केस में जीरो रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकली दिस इज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो इसको बनाने के लिए आप गैल्वेनोमीटर लो, गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस को आप शंट उसके ऊपर जोड़ दो, गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक छोटा सा शंट जोड़ दो जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होने वाला है। मतलब क्या होगा, अगर बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो होगा ऊपर जाएगा और कम से कम करंट इधर जाएगा, जिससे गैल्वेनोमीटर फूकने से बच जाएगा और आप रीडिंग बढ़िया से ले सकते हो। एम मीटर के केस में क्या होगा, एम मीटर के केस में हम लोग शंट को उसके शंट को कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलली जोड़ देते हैं, और जो कि कम रेजिस्टेंस का होता है, जिससे अपना गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखाता है। और यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप करंट बता दो, करंट कितना होगा, तो करंट जो होगा वो आई जी इंटू 1+R अपॉन एस होता है, ठीक है। ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर भाई बहुत बेहतरीन है। वोल्ट मीटर क्या कहता है, वोल्ट मीटर ये कहता है कि आप किसी सीरीज़ में जैसे कोई सर्किट है तो उसके हम लोग पैरेलली जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है कि गैल्वेनोमीटर के शंट जो होता है उसके सीरीज़ में जोड़ देते हैं, तो और जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब हुआ अगर पैरेलली जोड़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इधर से पास कर जाएगा और कम से कम करंट इधर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम आएगा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो गैल्वेनोमीटर वोल्ट जो होता है वो IG+S होता है। बात करते हैं मीटर स्टोन के बारे में, मीटर ब्रिज के बारे में, तो मीटर ब्रिज का एम क्या होता है, फाइंड द रेजिस्टेंस R2 निकालना होता है। बैलेंस मीटर स्टोन ब्रिज से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। मतलब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे एक डंडा है, डंडा को एक सुई, यहाँ पे एक ऐसा चीज़ होता है, पॉइंट होता है जिसको आप इधर इधर ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लाते हो तो मान लो कि एक डिस्टेंस पर लाए हो, तो ये दूसरा वाला डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल, इसका फंडा यही है कि आप ये लो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 लगा दो, जो भी होगा वो तुम समझ पाओगे। पोटेंशियल मीटर इज करेंटली नॉट इन आवर सिलेबस, दैट्स वाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलो, रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस फार्मूला दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वर्ष आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए गोला के अंदर गोला हुआ तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो करंट R इक्विवेलेंट होगा रो R2 माइनस R1/4πR1R2, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, लेकिन जो करंट हो रहा है वो रेडियली नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको जो होगा करंट जो होगा अलोंग द एक्सिस हो रहा है, तो उस केस में आपका जो R इक्विवेलेंट होगा रो L/πR², R2 का R बड़ा वाला स्क्वायर माइनस R छोटा वाला स्क्वायर। अगर रेडियली वो हो रहा होगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो पाई L ln R बड़ा अपॉन R छोटा। अगर मान लो कि आइसक्रीम शेप वाला होगा तो इस केस में क्या करेंगे, तो पाई ए भी हम लोग लिखते हैं सीधे, रो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई ए बी। ये यहाँ पे छोटा वाला रेजिस्टेंस, बी आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस के लिए मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वन। जय हिंद।